हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 10 की इकोनॉमिक्स से चैप्टर 3 मुद्रा और साख मनी एंड क्रेडिट को पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हमें मुद्रा के बारे में बताया गया है और साख के बारे में बताया गया है, यानी क्रेडिट के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार हम क्रेडिट ले सकते हैं, उसके लेने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं और कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, और मुद्रा कितने टाइप्स के होते हैं, और मुद्रा क्यों ऐसा चीज़ है, मुद्रा जिसकी वजह से हम चीज़ों को आसानी से खरीद सकते हैं, कोई मुद्रा को लेने से मना क्यों नहीं करता। इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो क्लास 10 ESP सर्च करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या होता है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है वही दूसरा व्यक्ति वस्तु खरीदने की भी इच्छा रखता हो। अब देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो अब कोई एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखिए, दो व्यक्ति हैं, ठीक है, और एक के पास है जूता और एक के पास है चावल, ठीक है। और जिस व्यक्ति के पास जूता है वो चाहता है कि मैं इस जूते को बेच दूं और ये मुझे जूते के बदले मुझे कोई चावल दे दे, ठीक है। तो वो जाता है चावल वाले के पास और कहता है, भाई ये लो, तुम मेरे जूते ले लो और मुझे चावल दे दो। पर जिसके पास चावल है वो व्यक्ति कहता है, नहीं भाई, मेरे को तो जूतों की जरूरत नहीं है, मैं तो ये चावल उसी व्यक्ति को दूंगा जो मुझे कपड़े दे सके। तो देखिए, इस सिचुएशन में क्या हुआ, जिसके पास जूते था उसको अब ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास चावल भी हो और वो जूता लेने के लिए भी तैयार हो, अदरवाइज उसको चावल नहीं मिल पाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है, इसी को कहते हैं हम दोहरा संयोग आवश्यकताओं का। मतलब कि जो व्यक्ति वस्तु बेचने की इच्छा रख रहा है वहीं जो दूसरा व्यक्ति है वो उस वस्तु को खरीदने की इच्छा भी रखता हो, इसी को कहते हैं हम आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आते हैं कि मुद्रा जो है वो विनिमय की प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है। जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल में देखा, अगर वस्तु के बदले वस्तु चाहिए तो उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो उस वस्तु को लेने के लिए तैयार भी हो और वो चीज देने के लिए भी तैयार हो, राइट। परंतु जब मुद्रा आपके पास है तो आप किसी भी वस्तु के लिए मुद्रा दे सकते हैं और उस वस्तु को खरीद सकते हैं और वापस जाकर उस मुद्रा से आप कोई और दूसरी चीज भी खरीद सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, दो चीजों के बीच में जो मुद्रा है वो मध्यस्थता यानी बीच का काम करती है, राइट। अगर आपके पास अगर वो वस्तु लेने के लिए तैयार नहीं तो आप मुद्रा दे देंगे तो कोई भी आपको उस वस्तु को ले लेगा और कोई भी आपको वो वस्तु दे देगा, राइट। तो इस वजह से जो मुद्रा है वो विनिमय प्रक्रिया में यानी लेन देन की जो प्रक्रिया होती है उसमें मध्यस्थता का काम करता है, ठीक है। और इसी को कहते हैं इसी को विनिमय का माध्यम कहते हैं मुद्रा को। क्यों, अब हम आगे स्लाइड में समझेंगे, ओके। अब देखिए, क्योंकि मुद्रा पहले के जमाने में मुद्रा कैसे होती थी, वो आपने देखे होंगे ना, सोने के चांदी के सिक्के होते थे, कॉइन्स हुआ करते थे, तो वो हमारे पुराने मुद्रा के रूप हुआ करते थे। परंतु अगर हम आधुनिक मुद्रा के रूप की बात करें तो जो करेंसी है और जो बैंकों में निक्षेप है, मीन्स लोगों के पास जब एक्स्ट्रा पैसे हो जाते हैं तो वो बैंकों में जमा कर देते हैं, तो वो भी एक तरह से हमारे लिए मुद्रा ही है ना, कि हम उसको जब मन करे तो हम निकाल सकते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार खर्च कर सकते हैं। तो इसलिए जो बैंकों में निक्षेप है उसको भी मुद्रा के आधुनिक रूप में रखा गया है। और करेंसी जो आप नए नए नोट देखते हैं, नए नए सिक्के देखते हैं, राइट, अब तो सोना और चांदी के बहुत कम होते हैं, अब तो नॉर्मल धातु के ही होते हैं, राइट। तो वो उनको हम करेंसी और बैंकों में निक्षेप जो कि हमारे मुद्रा के दो आधुनिक रूप हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है कि जो मुद्रा है उसको विनिमय का माध्यम क्यों माना गया है, उसको कोई भी लेने के लिए मना क्यों नहीं करता है, हर कोई इसे स्वीकार क्यों लेता है। क्योंकि जो वो मुद्रा इसलिए कोई भी लेने से मना नहीं करता, हर देश में चलता है, किसी भी वस्तु के बदले आप मुद्रा दे सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि उस देश की जो सरकार होती है ना वो उस मुद्रा को प्राधिकृत करती है। और उसमें एक कानून भी होता है कि कोई और व्यक्ति, कोई और संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजत नहीं होती है, केवल जो सरकार द्वारा प्राधिकृत होता है, जैसे कि हमारे यहाँ RBI करती है, राइट। तो इस वजह से, क्योंकि उसको सरकार प्राधिकृत करती है और संस्था किसी और अन्य संस्था को उसको जारी करने का इजाजत नहीं होता, और इसके अलावा जो कानून
कानूनी जो विनिमय के माध्यम है ना, उसके रूप में इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान है मुद्रा को। जो मुद्रा है उसको कानूनी रूप से वैधता प्राप्त है विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग करने में, राइट। और जिससे कि जो भारत है ना, उसमें सौदे में अदायगी के लिए कोई भी मना नहीं कर सकता है उसको। कोई भी ये नहीं कह सकता कि नहीं, हम इस मुद्रा को नहीं लेंगे, क्योंकि उसको कानून के द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। किसी और को उसे जारी करने की इजाजत नहीं है, और मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में वैधता प्राप्त की गई है, और इसको लेने के लिए कोई भी मना नहीं कर सकता। इसीलिए जो मुद्रा है उसको विनिमय का माध्यम स्वीकारा गया है। ओके, तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि मुद्रा को ऐसा क्यों स्वीकार किया गया है विनिमय के माध्यम में। ठीक है, आगे देखते हैं हम चेक, जो आजकल बहुत ही ज्यादा चलन में है। आप सभी को जैसा पता भी होगा कि चेक जो होता है ना, वो एक कागज होता है, ठीक है, जो कि बैंकों में किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम भुगतान करने का आदेश देता है। चेक एक ऐसा कागज होता है जिसमें ना किसी व्यक्ति के खाते लिखा होता है, ठीक है, और उस व्यक्ति के खाते से कोई और दूसरे व्यक्ति को वो जितनी भी उसमें रकम लिखी होगी वो देने का आदेश देता है वो चेक, ठीक है, उसको हम कहते हैं चेक। ठीक है, आगे पिक्चर देखते हैं इसकी। देखिए, कुछ इस प्रकार दिखता है हमारा चेक, जिसमें नाम लिखा होता है और कितने पेमेंट करनी है, कितने रुपए देने, वो सारी चीजें लिखी होती है। सिग्नेचर्स होता है उसमें, और नीचे जो होता है वो चेक का नंबर, बैंक द्वारा भुगतान जो कोड मिलता है बैंकों की तरफ, वो भी चेक पे लिखा होता है। चेक हमारा कुछ इस प्रकार का दिखता है, जिसके द्वारा हम लेन देन कर सकते हैं, जितना अमाउंट उस पे लिखा है उसी पे उतना ही। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक चेक भी समझ में आया होगा। तो देखिए, अब हम आगे देखते हैं कि हमने अभी तक देखा कि हमें कोई चीज़ स्टार्ट करनी है। मान लीजिए हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम बैंक से लोन ले लेते हैं। पर हमें लोन ऐसे थोड़ी ना मिल जाता है, उसके लिए भी तो कुछ शर्तें होती होंगी, कुछ है ना, कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती होगी, है ना। तो इन सारी चीज़ों को अब हम आगे देखने वाले हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि जो बैंक है उसके ऋण संबंधी गतिविधियां क्या हैं। क्योंकि हमारे पास जितने भी पैसे आते हैं तो हम बैंक में तो जाके जमा करा देते हैं, पर जो हम पैसे जमा करवाते हैं बैंक में जाकर, उसका होता क्या है? क्या बैंक वो अपने पास रखता है? क्या वो बैंकों में ही रखा रहता है, वहीं पे ही रखा रहता है? नहीं। तो यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली में, जो पैसे हम जमा कराते हैं, हम पैसे जमा करा रहे हैं इसलिए हमें कहते हैं जमाकर्ता, और जो लेता है उसको कहते हैं कर्जदार। तो बैंक क्या करती है कि हम लोग जब पैसे डालते हैं, ठीक है, फिर उसको ना, उसके बदले क्या, जब हम पैसे निकालते हैं तो उसके बदले हमें ब्याज मिलता है, राइट। परंतु जो हम पैसे बैंक में डाल रहे हैं, क्या वो बैंक में ही रहता है? नहीं। बैंक क्या करती है ना कि जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं वो तो जमा कर देते हैं, ठीक, और जिनको उस राशि की जरूरत होती है, जिनको पैसों की जरूरत होती है, वो उनको दे देती है। तो इस प्रकार से जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं और जिनको चाहिए पैसे, उनके बीच में जो बैंक है वो एक मध्यस्थता का काम करती है, ठीक है। बैंक जो जमा पर ब्याज देती है उससे ज्यादा ब्याज ऋण पर लेती है। होता क्या है कि हम पैसे जमा करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बदले जब हम पैसे निकाल रहे होते हैं तो हमें ब्याज मिलता है। पर जो लोग ऋण लेते हैं, जो उधार लेते हैं, ठीक है, तो फिर बैंक क्या करता है कि उनको उधार देता है, पर जो उनसे ऋण लेता है उनके बदले में, उधार ऐसे थोड़ी ना देता है, उसके बदले ब्याज लेता है। तो वो ब्याज का जो अमाउंट होता है ना, वो उस अमाउंट से कहीं ज्यादा होता है जो बैंक हमें देता है, ठीक है। तो इस प्रकार ना बैंक कुछ यूज करता है हमारे पैसों को, जिसको जरूरत है वो ले जाए और जिसके पास ज्यादा है वो दे जाए। ऐसा कुछ सिस्टम होता है बैंक में। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए, जो बैंक होता है वो कमाता कैसे है, क्योंकि वो कर क्या रहा है, बेसिकली पैसे उसके पास हम देते हैं और वो रखता है, और जिसको जरूरत होती है उसको देता है। तो वो पैसे बैंक कमाता कैसे है, उसके भी तो इनकम का सोर्स होगा ना, वो कैसे कमाता है? तो जो बैंक है वो कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जो जमाकर्ताओं से दिए गए ब्याज, उसके बीच का जो अंतर होता है ना, वही बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत होता है। मतलब कि जो हमें ब्याज मिलता है, मान लीजिए आप पैसा जमा कर रहे हैं, तो आपको उस पैसे पर जितना ब्याज मिलेगा उससे कहीं ज्यादा ब्याज बैंक उन लोगों से लेता है जो बैंक से पैसे उधार लेते हैं, राइट। तो इन दोनों व्यक्तियों के बीच, यानी जमाकर्ता और जो कर्जदार है, उन दोनों के ब्याज में जो डिफरेंस होता है, वही जो है बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत बनता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए,
हम यहाँ पे ना साख की दो विभिन्न स्थितियां देखेंगे। उधार जब हम पैसे लेते हैं तो उसकी दो विभिन्न स्थितियां देखेंगे कि किस प्रकार जो बैंक साख होता है, उधार होता है, वो किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक भी है और नुकसानदायक भी है। सबसे पहले हम देखते हैं त्योहारों का मौसम, जो कि हमारे बुक में से एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो अब क्या होता है कि त्योहारों का महीना आ रहा होता है, ठीक है, मौसम स्टार्ट होने वाला था त्योहारों का। तो एक सलीम नाम का व्यक्ति होता है, उसको ना शहर के एक बड़े व्यापारी से 3,000 जोड़ी जूते बनाने की मांग आती है, ठीक है, और जिसे ना उसे सिर्फ 1 महीने में ही पूरा करके देना होता है। और उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए ना सलीम जो है सिलाई और जो चिपकाने के लिए काम के जो अतिरिक्त होते हैं, और उसको क्योंकि 1 ही महीने में 3,000 पूरा करना है तो उसको एक्स्ट्रा मजदूर भी रखने होंगे, है ना। तो इन सारे कच्चा माल खरीदता है, ये सारी चीजें करता है, एक्स्ट्रा माल खरीद लेता है, मजदूरों को रख लेता है, ठीक है। फिर इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए जो सलीम है वो ना 2 तरीकों से ऋण लेता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे तो नहीं होते ना कि वो एक ही बार 3,000 रुपये खर्च कर। इस वजह से क्या होता है, वो 2 तरीकों से ऋण लेता है। पहला तो वो क्या करता है कि जहां से वो चमड़ा लाता है उस व्यक्ति से ना बोलता है कि ना कि तुम मुझे चमड़ा अभी दे दो और इसका जो पेमेंट है ना वो महीने के लास्ट में कर दूंगा, बाद में कर दूंगा, ठीक है। पहला ऋण वो इस तरीके से लेता है। और दूसरा क्या करता है कि जो व्यापारी उसको ऑर्डर देता है ना 3,000 जूतों के लिए, उससे ना वो 1,000 जूतों की पेमेंट जो है ना वो एडवांस पेमेंट ले लेता है, पहले पेमेंट ले लेता है, ठीक है। और फिर जब महीना खत्म होना होता है ना उससे पहले, और वो ये भी कहता है कि आप मुझे एडवांस दे दीजिए और महीना खत्म होने से पहले वो उसका ऑर्डर पहुंचा देगा। तो सलीम ये कहता है। फिर होता क्या है कि जब महीने का लास्ट टाइम आता है तो सलीम ने क्योंकि 2 जगह से उधार भी ले लिया, मजदूर भी ले लिया, सारे सामान भी खरीद लिए, तो क्या होता है कि सलीम ना जूते पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। उसका सारा काम हो जाता है महीने के आखिर में और वो जूते पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। फिर उसे ना अच्छा खासा सा लाभ भी हो जाता है, क्योंकि वो जहां जहां से उसने एडवांस वगैरह लिया था सारी चीजें हो जाती है अच्छे खासे, सब कुछ अच्छे से होता है और वो ना बनाने में कामयाब हो जाता है। फिर उसको अच्छा खासा लाभ होता है और इस वजह से क्या होता है कि जो उसने उधार लिया था वो भी पैसे वापस कर देता है और जो एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं वो उसकी इनकम भी हो जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार जो साख यानी उधार लेना हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अब सेकंड हमारा है कि स्वप्ना की समस्या। इसमें समस्या क्या है? अभी तो हमने देखा पॉजिटिव वे उधार लेने का, अब हम देखते हैं कि आखिर किस प्रकार जो उधार है वो कई बारी हमें कर्ज जाल जैसे बड़े उसमें भी फंसा सकता है। कर्ज जाल जब मतलब कि ना आप एक कर्ज पूरा नहीं कर पाते और आपके पास दूसरा कर्ज और उसके ऊपर और ब्याज पे ब्याज लगने लग जाता है और आप इस प्रकार क्या होते हैं कि कर्ज जाल में ही फंस जाते हैं। तो ये एक दूसरा नेगेटिव वे है उधार लेने का, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं हम। तो स्वप्ना होती है ना, उसको अपनी 3 एकड़ जमीन पर वो मूंगफली उगाती है, ठीक है, और उम्मीद पर ना वो इस उम्मीद पर फसल तैयार होने पर ना वो कर्ज को अदा कर देगी और खेती के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण ले लेती है। वो सोचती है ना कि मैं जब खेती हो जाएगा तो पैसे दे दूंगी और साहूकार से पैसे ले लेती हूँ उधार, है तो वो ले लेती है। और फिर जब फसल पर वो ना अच्छे खासे मतलब दवाई वगैरह भी छिड़कती है, हर चीज अच्छे से करती है, पर अचानक क्या होता है जो कीटनाशक होते हैं ना वो उस पे फसल पे हमला कर देते हैं और जो फसल है उसको बर्बाद कर देते हैं। लेकिन उसने स्वप्ना ने महंगी कीटनाशक दवाइयां भी छिड़की थी, फिर भी उसके बावजूद कीटनाशक सारी फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो उससे ना कोई खास फर्क नहीं पड़ता जो कीटनाशक होते उससे भी। फिर साहूकार का कर्ज लौटाने में क्या, जब फसल खराब हो गई तो ऑब्वियसली बिकेगा नहीं और फिर उसको क्या होता है कि जो उसने दवाइयां छिड़की वो भी वेस्ट किया, साहूकार से पैसे लिए थे वो भी नहीं आ पाया, ठीक है। और फिर क्या होता है कि नेक्स्ट साल ना वो फिर से दोबारा उधार ले लेती है और फिर इस साल क्या होता है फसल सामान्य रहती है लेकिन इतनी कमाई नहीं हो पाती है उसके पास कि वो अपना कर्ज वापस कर सके। होता तो है फसल इस बार, पर क्या होता है इतना नहीं होता कि वो अपना पेमेंट वापस कर सके जो उधार लिया था उसने। तो होता क्या है कि पहले तो उसने उधार लिया वो भी नहीं दे पाई, पिछले साल तो पूरी फसल ही बर्बाद हो गई, ठीक है। और फिर जब दोबारा उसने उधार लिया तो अब तो 2 राशि चुकानी होगी और उसका जो ब्याज होगा प्लस में वो, ठीक है। तो इस बार क्या होता है, परंतु इस बार फसल तो उग जाती है पर इतनी पेमेंट नहीं हो पाती है, उसकी इतनी इनकम नहीं हो पाती है कि वो वापस कर सके। तो इस प्रकार ना वो कर्ज में फंस जाती है
और उसे कर्ज को चुकाने के लिए ना अपनी जमीन का ही कुछ हिस्सा बेचना पड़ जाता है। तो देखा आपने कैसे एक जो उधार लेना है ना वो कैसे आपको कर्ज जाल में फंसा सकता है। यहाँ पे क्या हुआ, स्वप्ना के साथ उसने पैसे ले लिए उधार, परंतु फसल बर्बाद हो गई। जब नेक्स्ट ईयर फिर से पैसे लिए तो इतनी इनकम नहीं हुई कि वो उधार दे सके, और इसके साथ ही क्या हुआ, पैसे चुकाने के लिए उसको लास्ट में अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ जाता है। तो किस प्रकार वो इस कर्ज जाल में पूरी तरह से फंस जाती है। तो ये दो हमारे उदाहरण थे कर्ज के लिए, उधार लेने के, ठीक है, कि किस प्रकार हमारे लिए उधार लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम उधार तो ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या हमें उधार ऐसे ही मिल जाता है? उसके साथ कुछ नहीं चाहिए होता है। उसके साथ जो चीज़ें चाहिए होती है ना, ऋण लेने की जो शर्तें होती हैं कि किस बेसिस पे आपको ऋण मिलेगा, किस बेसिस पे आपको उधार मिलेगा, वो होता है कि ब्याज दर। सबसे पहले हमें, अगर हम उधार ले रहे हैं तो उसके लिए ब्याज दर देना पड़ता है हमें, और समर्थक ऋणाधार भी होता है। समर्थक ऋणाधार मीन्स कि उसके साथ चीज़ें जो आपको हेल्प करेगी, उस आपका सहायता करेगी। मीन्स कई बार ये होता है ना कि हम अपने ज़मीन को गिरवी रख के ले लेते हैं। गोल्ड लोन देखा होगा आपने और सुना भी होगा, गोल्ड लोन बहुत चलन में है। तो गोल्ड देते हैं हम और उसके बदले हमें उधार मिलता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो गोल्ड होता है वो हमारा समर्थक ऋणाधार होता है, हमें सहायता, हमें सपोर्ट करने वाला समर्थक ऋणाधार, ठीक है। और समर्थक ऋणाधार है ना, वो कुछ भी हो सकता है, आपका पशु हो सकता है, जमीन हो सकता है, आपकी गोल्ड हो सकती है, आपकी कार, आपका घर, मकान, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऋण की शर्तें क्या होती है हमारी, ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, और हमें कुछ कागजात भी देने होते हैं। अगर आप बैंक वगैरह से उधार ले रहे हैं तो आपको कागजात भी देने होते हैं, ठीक है। और भुगतान करने के तरीके, कोई 1 साल में पूरा भुगतान कर देता है, कोई 2 साल, कोई 6 महीने, है ना। तो उसकी भुगतान करने के तरीके कैसे हैं, ठीक है, कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है, कोई ऑफलाइन, राइट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो ऋण की शर्तें होती हैं, और अलग अलग जगह पे अलग अलग ऋण की शर्तें भी हो सकती हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं हम कि जो भारतीय रिजर्व बैंक होता है हमारे इंडिया में, उसका काम क्या है। वो बेसिकली तो मुद्रा जारी करती है, राइट। इसी के पास राइट है मुद्रा राइट को जारी करने का, ठीक है। तो और उसके अलावा भी तो काम होंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं, अगर ये एग्जाम में आए तो आप इस प्रकार एज इट इज भी लिख सकते हैं। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके कार्य होते हैं कि जो केंद्रीय सरकार है उसकी तरफ से जो करेंसी है और नोट जारी करती है, सबसे पहला काम उसका यही होता है कि नोट और करेंसी जारी करती है जो केंद्र सरकार की तरफ से होता है, ठीक है। और फिर दूसरा काम होता है, देखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं। और ऐसा नहीं होता कि अगर हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो वो सारे ही पैसे उधार पे दे देते हैं। अगर बहुत सारे लोग एक साथ बैंक में पैसे लेने चले गए, निकालने चले गए, तब क्या होगा, है ना। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए जो बैंक होता है वो अपने पास कुछ नगद भी रखता है और कुछ उधार देता है, ठीक है। और यही देखता है आरबीआई की, ऐसा तो नहीं है कि बैंक ने सारे ही पैसे उधार पे दे रखे हैं, कुछ भी अपने पास नकद नहीं रखा। ये भी देखता है रिजर्व बैंक, पैसे करेंसी भी नोट जारी करता है। और समय समय पर जो बैंक होते हैं ना उनसे ये जानकारी लेते रहता है कि बैंकों ने कितना उधार दे रखा है, किसको दे रखा है और कितने ब्याज दर पर दे रखा है। ये सारी चीजें डिटेल्स भी भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों से लेता रहता है। और फिर देखिए, अब हम देखते हैं कि जो हमारा ऋण लेते हैं, हम उधार लेते हैं, वो भी 2 तरीके से होते हैं, ले सकते हैं औपचारिक तरीके से और अनौपचारिक तरीके से। औपचारिक तो बड़ा इजी है और अनौपचारिक भी। औपचारिक क्या होता है कि बैंकों से या सहकारी जो समितियां होती हैं उनसे उधार लेना, ठीक है। परंतु जो अनौपचारिक क्षेत्र होता है, जैसे होता है ना कि घरों में अपने पापा वगैरह अपने भाई से उधार ले लेते हैं, अपने अंकल से उधार ले लेते हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती है, अनौपचारिक क्षेत्र होता है, राइट। तो अनौपचारिक में क्या क्या आ जाते हैं, साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, कोई भी दोस्त, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे अनौपचारिक होते हैं। परंतु जो औपचारिक होता है उसमें क्या होता है, जो बैंक होते हैं, जो सहकारी समितियां होती हैं, ये सारे जो होते हैं, एग्जाम्पल बैंक और जो सहकारी समितियां, वो औपचारिक क्षेत्र के ऋण कहलाते हैं, ठीक है। और जो अनौपचारिक होते हैं वो साहूकार, व्यापारी, माली, रिश्तेदार, ये सारे होते हैं अनौपचारिक क्षेत्र के। तो आई होप कि इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। और जो ऋणदाताओं की जो गतिविधियों की देखरेख करने वाली, देखिए
औपचारिक में क्या होता है, आपको प्रॉपर कागजात देने होते हैं, उसको देखने के लिए प्रॉपर संस्था होती है, टाइम टू टाइम आप ब्याज दे रहे हैं कि नहीं, पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखता है। औपचारिक में जैसे मैंने बताया आरबीआई भी देखती है अगर आप किसी बैंक से उधार लेते हैं तो, और उसमें पूरा प्रॉपर कागजात वगैरह लिखा होता है। और उसमें ना वो अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग आपसे उधार वापस नहीं ले सकते, उसमें जैसा टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं उनके उसके साथ ही होता है, ठीक है, औपचारिक क्षेत्र में। परंतु जो अनौपचारिक क्षेत्र होता है, जो हम फैमिली वगैरह से ले लेते हैं, उसमें क्या होता है, कोई देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं होती, और जो ऋणदाता होता है, मतलब जो हमें उधार देता है, वो ना उस पे कितने अपने मर्जी के अकॉर्डिंग दर लगा देता है, ब्याज की दरें। बैंकों वगैरह में तो फिक्स होता है कि आप इतने से ज्यादा नहीं ले सकते हैं, परंतु जो अनौपचारिक होता है ना, उसमें वो अपने हिसाब से, अपने मनमर्जी के, अपने इच्छा के अनुसार हमें ऋण लगाते हैं, ब्याज लगाते हैं और हमें देते हैं ऋण। और उसमें क्या होता है ना, इसमें अनौपचारिक में कि अगर आप पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो वो ना नाजायज तरीकों से भी मारपीट करते हैं, नाजायज तरीकों से भी अपना ऋण जो है, उधार जो है, वो वापस ले लेते हैं। परंतु औपचारिक में ऐसा कुछ नहीं होता। तो अनौपचारिक क्षेत्रों में सबसे पहला कि कोई संस्था नहीं होती देखने वाली, और ऋणदाता अपने इच्छा के अनुसार ब्याज की दरें लगाते हैं और नाजायज तरीकों से भी वो उधार वापस ले लेते हैं, ठीक है। और एक हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एक, तो स्वयं सहायता समूह क्या होता है ना, कि इसमें जो ऋणधार होते हैं ना, उसकी मतलब कि जो थोड़े गरीब परिवार से आते हैं, थोड़े पिछड़े इलाके से आते हैं, उनके साथ क्या होता है ना, उनको कर्ज मिलने में थोड़ी समस्या आती है। तो इस समस्या से उबारने के लिए जो स्वयं सहायता समूह है ना, वो उनको हेल्प करता है। और उसमें क्या होता है, उन्हें समय अनुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए उचित ब्याज दर पर ऋण मिलता है। इन समूहों में भी ऋण तो लेते हैं, पर इतना ऋण नहीं लेते हैं कि कोई दे ही ना पाए। जो बैंकों वगैरह से ऋण मिलता है उसके अकॉर्डिंग इनका जो ब्याज दर होता है वो कम होता है। और इसमें क्या होता है ना, ये आसपास के लोग ही समय समय पर आकर अपनी बचाई हुई सेविंग्स को इकट्ठा करते हैं और फिर जिसको जरूरत होती है ब्याज उधार की, वो उसको देते हैं, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है कि जिनके पास प्रॉब्लम होती है, उधार जिनको नहीं मिल पा रहा होता है, उनको भी उधार मिल जाता है। और इसके अतिरिक्त ये समूह जो होता है ना, वो ग्रामीण क्षेत्रों के जो गरीब है ना, उनको संगठित करने में भी इकट्ठा करता है, क्योंकि समय समय पर उनकी मीटिंग्स वगैरह होते रहती है। तो इससे क्या होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो आपस में मिलते हैं और संगठित होते हैं, उनको एक प्रॉपर मंच मिल जाता है। और उसी के साथ इसके साथ क्या होता है, क्योंकि वो प्रॉपर मीटिंग वगैरह होती है, प्रॉपर उनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है, उनको एक मंच मिल जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो वहाँ की महिलाएं होती है ना, वो भी आर्थिक रूप से स्वावलंबी होती हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनती हैं, ठीक है। बल्कि ये जो समूह है ना, उसकी जो नियमित बैठक है ना, उसके जरिए लोगों के एक आम मंच मिल जाता है, जैसा कि मैंने बताया। और जहाँ पर ना वे तरह तरह के जैसे होता है ना, स्वास्थ्य, पोषण, घरेलू जो हिंसा होती है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में वो आपस में चर्चा भी कर लेते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्यूशन हो जाता है, उनको प्रॉपर मंच मिलता है, और जिनको उधार की जरूरत होती है उनको उधार भी मिल जाता है, और वो सेविंग्स भी कर पाते हैं। और इन पे जो ब्याज दर लगता है वो बैंकों से अकॉर्डिंग कम होता है। तो ये जो चीज़ है वो कई बार क्वेश्चन में आता है कि समूह सहायता समूह के जो फायदे हैं वो क्या है। तो आप इन सारी चीज़ों को इजीली आराम से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कि उनको अपना मंच मिल जाता है, जो महिलाएं हैं वो स्वावलंबी हो जाती हैं, कई सामाजिक विषयों पर तरह तरह के वहाँ पे मंच मिलने की वजह से डिस्कशन कर पाते हैं, चर्चा कर पाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट, कोई समस्या, कोई क्वेश्चन हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।